नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। राजधानी देहरादून में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां पटेल नगर में 60 साल के डॉक्टर पर 2 मासूम बच्चों के साथ रेप का आरोप लगा है। डॉक्टर की अगर हम बात करें, उनके घर में काम करने वाली महिला के जो है 7 साल और 3 साल की बच्चियों के साथ डॉक्टर ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी डॉक्टर पर दूध में बेहोशी की दवा मिलाकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने का आरोप है। इन बच्चों की मां की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी डॉक्टर का नाम भारत भूषण है। जब बच्चों की मां किसी काम से बाहर गई थी तब उसने इस वारदात को अंजाम दिया। बच्चों की हालत बेहद खराब है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया है। करते हुए अभी उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है और दबिश देकर के उक्त अपराधी को गिरफ्तार किया है। उसको आज जेल में भेज दिया गया है। न्यायिक परीक्षा में पेश करें, माननीय न्यायालय में पेश करें। नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल से इलाज कराकर सोमवार को हल्द्वानी लौट आई हैं। इंदिरा हृदयेश के बेटे सुमित हृदयेश ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है। इंदिरा हृदयेश को कोविड के बाद चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था, जिसके बाद पहले देहरादून और फिर गुरुग्राम के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। श्रीनगर बेस अस्पताल में कोरोना से मौत के बाद मृतक महिला के गहने चोरी हो गए थे, जिसके बाद अब इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कॉलेज प्रचार ने अस्पताल एमएस की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया है। अस्पताल में कोरोना से महिला की मौत हुई थी और जब उस शव को देखा गया तो उससे गहने गायब थे। महिला के बेटे ने इसकी डीएम से शिकायत की थी। लेकिन ये भी कल की बहुत दुखद घटना है कि अगर किसी की मृत्यु के बाद और उस महिला के जेवर निकाले गए, ये निशव से निकाले गए, निश्चित रूप से दुखद घटना है। उसकी जांच के लिए सरकार ने बोला है। कमेटी बना दी है 5 सदस्यों की, इसकी हम वो जांच कर रहे हैं। इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के दिलसौड़ गांव में कोरोना को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। 4 दिन पहले डॉक्टरों की टीम गांव में गई थी और गांव में 3 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ना तो महिलाओं को अस्पताल में भर्ती किया गया और ना ही उन्हें आइसोलेट किया गया। 4 दिन बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग उन्हें फोन कर रहे हैं। महिला और उनके परिजनों का फोन नंबर बंद है। अब डीएम ने महिलाओं को अस्पताल लाने के लिए टीम भेजने की बात कही है। महिलाओं को अभी होम आइसोलेट किया हुआ था, लेकिन वहाँ पे टेस्टिंग अभी और कराई जानी है, तो वहीं पे ग्राम प्रधान का यही हमारा उनका अनुरोध था कि और टेस्टिंग कराई जाए। और जो सूचना है वहाँ पे टीम आने की, और जो टीम आती है उसे ग्राम प्रधान उन लोगों से भी सामंजस्य करा लिया जाए ताकि टेस्टिंग में भी बढ़ोतरी हो सके। उमा भारती के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम बद्रीनाथ पहुंची और यहां एहतियातन मंदिर समिति और अन्य लोगों के सैंपल लिए गए हैं। यहां धर्माधिकारी समेत 34 लोगों के सैंपल लिए गए। सभी को रिपोर्ट आने तक क्वारंटीन रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में सैनिटाइजेशन भी किया गया और उमा भारती कोविड पॉजिटिव आने से पहले बद्रीनाथ आई थी। लिया गया सैंपल, अब इसको पेशवर जाएगा, वहाँ से इसकी रिपोर्ट 1-2 दिन में आएगी। जिन लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं वो 7 दिन तक जो है, अभी जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक अपना होम क्वारंटीन रहेंगे। बीजेपी विधायक पूरन सिंह फर्त्याल को पार्टी ने नोटिस दिया था और जब विधायक ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को नोटिस का जवाब दिया, अपने जवाब में पूरन सिंह फर्त्याल ने एक बार फिर से उसी भाषा में जवाब दिया, जिसे लेकर जो है नाराजगी नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी का अनुशासन नहीं तोड़ा। फर्त्याल ने अपने जवाब में लिखा है कि मैंने टेंडर में भ्रष्टाचार का मामला उठाया था, आगे भी इसके खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। अब इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का कहना है कि 3-4 अक्टूबर को इसे लेकर एक बड़ी बैठक करेंगे, जिस पर फिर से उनसे जवाब लिया जाएगा। फर्त्याल का जवाब आ गया है, उस पर 3-4 तारीख में हमारी बैठक है, उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद कोई निर्णय करेंगे। मोटा-मोटा क्या कहा सर? उन्होंने अपनी बात कही है कि मैंने कोई नियमों का उल्लंघन नहीं किया, कोई अनुशासनहीनता नहीं करी, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा था, ये मोटा मोटा कहा है, उस पर विचार करेंगे। सचिवों की सीआर का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि हर हाल में ये व्यवस्था की जाए कि विभागीय मंत्री ही सचिव की सीआर लिखें। यही नहीं, सतपाल का कहना है कि अगर सचिवों के पास अलग अलग मंत्रियों के विभाग होने जैसी तकनीकी दिक्कत आती है तो हर मंत्री को एक सचिव दे दिया जाए और वही सचिव मंत्री के सारे विभाग देखेगा। उन्होंने कहा है कि इससे काम भी
जो है बेहतर होगा, क्वालिटी सुधरेगी और सचिवों की जिम्मेदारी भी तय हो जाएगी। सतपाल महाराज ने कहा है कि इससे अफसरशाही पर भी लगाम लगेगी। हर मंत्री को सीआर लिखने का हक मिलना चाहिए और इसके लिए मैं समझता हूँ मंत्री के पास एक सचिव अगर हो, उसके विभिन्न विभागों को लेकर के एक सचिव हो, तो मैं समझता हूँ काम की दक्षता बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और काम जल्दी होंगे। अलग अलग विभाग होने से कोई इधर भागता है, कोई इधर भागता है। अगर वो एक ही सचिव के पास सारे विभाग हो जाएं और वो एक मंत्री के साथ जुड़ जाए तो वैसा काम में दक्षता बढ़ेगी। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत सतपाल महाराज की इस बात से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि राज्य में आईएएस अधिकारियों की कमी है, इसलिए एक मंत्री को एक सचिव नहीं दिया जा सकता। एक सचिव देने लायक सचिव नहीं है, दिक्कत ये है। सचिव मंत्री को सचिव की सीआर लिखने का तो अधिकार है, कोई उसको रोका थोड़ी किसी ने। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए में टनल का आज शिलान्यास किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस टनल का वर्चुअली शिलान्यास किया और इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल जीएस नेगी भी मौजूद रहे। सीडीएस विपिन रावत और आर्मी चीफ नरवणे भी मौजूद थे। 45 करोड़ के बजट से 2 टनल तैयार होंगी और टनल के जरिए आईएमए के दोनों कैंपस कनेक्ट होंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यही कैडेट्स देश के असली प्रहरी हैं। उन्होंने कहा है कि पौने 2 साल में इसका काम पूरा होगा और मैं ही इसका उद्घाटन भी करूंगा। ये जो 2 अंडरपास बनेंगे, इससे न केवल हमारी जो सैन्य अकादमी है उनको लाभ होगा, बल्कि उत्तराखंड और उत्तराखंड में आने वाले तमाम जो पर्यटक हैं, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, ये उनके लिए आम रास्ता है। नमामि गंगे स्कीम के तहत तैयार 8 ट्रीटमेंट प्लांट का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। कल सुबह 11 बजे इन 8 एसटीपी प्लांट्स का लोकार्पण होगा, जिसमें हरिद्वार में 4, ऋषिकेश में 2, मुनि की रेती और बद्रीनाथ में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है। हरिद्वार के जगजीतपुर में 68 MLD तो सराय में 18 MLD का प्लांट बनाया गया है। ये प्लांट एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत भी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। ये अत्याधुनिक किस्म के एसटीपी सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, ये यहाँ पर उनका कल माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करेंगे। इनको देखने के लिए स्वीडन के राजा भी आए थे, राजा रानी भी आए थे और उन्होंने भी उसकी प्रशंसा की थी कि भारत जैसे देश में इतने आधुनिक किस्म के एसटीपी प्लांट लग रहे हैं। देहरादून में प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसियों पर केस दर्ज किया गया है। किसान बिल के खिलाफ आज कांग्रेस ने राजभवन कूच किया था, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटे थे और इसके बाद दून पुलिस ने एक्शन लिया है। डालनवाला थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आपदा प्रबंधन एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि इतने बड़े प्रदर्शन की परमिशन कांग्रेस ने नहीं ली थी। जो बिल पास हुआ है, राष्ट्रपति ने जो है उसे इजाजत मंजूरी दे दी। उसके बाद से प्रदर्शन बढ़ रहा है और अलग अलग राज्यों में आपने देखा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। यहाँ पर भी खासतौर से एमएसपी का जिक्र हो रहा है, मंडी को खत्म करने का जिक्र हो रहा है और इस मुद्दे को लेकर जो है किसान नाराजगी दिखा रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी जो हैं वो इसे अपनी तरह से कैश करने में जुटे हुए हैं। ऑलरेडी जो कंसर्निंग ऑफिसर हैं उनको डायरेक्शन दे दिए गए हैं कि जो कोरोना गाइडलाइंस का वायलेशन हुआ है और जो प्रॉपर्ली परमिशन नहीं ली गई है, उस हिसाब से जो एफआईआर रजिस्टर करते हुए जो कंसर्निंग धाराएं हैं और सब लीगल कार्रवाई करें। इससे पहले देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राजभवन जो है कूच किया। प्रदर्शन कर रहे नेताओं को पहले ही रोक लिया गया था और कांग्रेस के इस प्रदर्शन में मौजूद विधायक, पूर्व विधायक, किसान कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई के भी सदस्य शामिल रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार का यह कानून जो है वो किसान विरोधी है, इसलिए कांग्रेस किसान की आवाज बनकर सड़क पर कानून के खिलाफ आवाज उठा रही है। जिस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किसान विरोध की जो विधेयक है उसको लोकसभा और राज्यसभा में पारित करने का काम किया और अब इस पर जो है राष्ट्रपति महोदय जी के भी हस्ताक्षर हो गए हैं, लेकिन
पूरे देश के अंदर किसान आंदोलनरत हैं, सड़कों पर हैं और मैं समझता हूं कि ये आवाज़ जो है गूंगी बहरी जो सरकार है उनके कानों तक भी पहुंचेगी और निश्चित रूप से जो किसान विरोधी विधेयक सरकार ने पास किए हैं उसको वो वापस लेने का काम करेगी। उधर राज्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, जिसके बाद उत्तराखंड से दूसरे राज्यों में बस सेवा की शुरुआत हो सकेगी। पहले फेज में 100 बस को संचालित करने की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें राज्यों के साथ समन्वय बैठाकर बस सेवा शुरू की जा सकेगी। साथ ही बस से सफर करने वाले हर यात्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। बस, टैक्सी, मैक्सी, ई रिक्शा में सीट क्षमता के बराबर सवारी बैठाने की इजाजत दे दी गई है, यानी अब जितनी सीटें हैं उतनी सवारियां गाड़ियों में बैठ सकेंगी। और बस में सफ़र से पहले और बाद में गाड़ी को सैनिटाइज करना होगा। बिना मास्क के कोई भी यात्री बस में सफ़र नहीं कर पाएगा। साथ ही सभी यात्रियों की आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना यात्रियों के लिए ज़रूरी होगा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही बस में जो है लोगों को चढ़ाया जाएगा। यात्रा के दौरान थूकना, पान मसाला खाना, इस पर फाइन होगा। इसके अलावा किसी भी सूरत में तय मानक के अनुरूप ही किराया लिया जाएगा। अगले साल हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ को लेकर प्रशासन की तैयारी अब जोरों पर है। कोविड की वजह से प्रशासन ने 6 लाख श्रद्धालुओं के लिए तैयारी की है, जिसमें एक बार में 1 लाख श्रद्धालु ही स्नान कर सकेंगे। प्रशासन ने 107 घाटों को तैयार किया है, जो 1,95,000 वर्ग मीटर में है, जिसमें एक समय में 1 लाख श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे। इस महाकुंभ में 4 शाही स्नान होंगे, जिसमें पहला 11 मार्च शिवरात्रि को, दूसरा 12 सोमवती अमावस्या को, 14 अप्रैल को बैसाखी और 27 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा के दिन। जब हम कुंभ के प्रमुख स्नान की बात करते हैं तो 14 जनवरी मकर संक्रांति से शुरू होगा पहला स्नान, 11 फरवरी को मौनी अमावस्या, 16 फरवरी बसंत पंचमी, 27 फरवरी माघ पूर्णिमा, 13 अप्रैल चैत्र शुक्ल और उसके बाद जो है रामनवमी के दिन भी स्नान होगा। घाट है जिसमें कि हम लिमिटेड लोगों को ही अलाउ करेंगे और कुछ ऐसे घाट है जिसमें मैक्सिमम अधिक से अधिक लोग आ सकते हैं। तो जो हमारा क्राउड मैनेजमेंट का एक का जो नॉर्म है उसके लिहाज से एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम सारे घाट की क्षमता को देखें तो वो लगभग 6 लाख लोगों को स्नान करा सकते हैं। और वो क्योंकि कुंभ में स्नान में लगभग 10-15 मिनट करीब घाट में रहते हैं तो उस लिहाज से एक अनुमान लगाया गया है और पूरे दिन भर में हम काफ़ी। लॉकडाउन के कारण नेपाल को जोड़ने वाले इंटरनेशनल पुल बीते 6 महीनों से बंद है, जिसकी वजह से इन इलाकों का कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया। लंबे समय से पुल खुलने की आस लगाए बैठे व्यापारियों ने अब पिथौरागढ़ के झूला घाट में अनशन शुरू कर दिया है। व्यापारी कह रहे हैं कि पुल बंद होने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट है, लेकिन सरकार ने उन्हें कोई भी रियायत नहीं दी है। उत्तराखंड के बॉर्डर इलाकों में व्यापार एक दूसरे देश पर ही निर्भर है। 7% नेपाल से व्यापार पर संबंधित है और वहीं से निर्भर हम हमारी आजीविका वहीं से चलती है। परिवार का भरण पोषण इसी व्यापार के जरिए हमारा होता है। तो जब से पुल बंद है तो हमारा कारोबार बिल्कुल बंद हो गया है। हम यहाँ पर किराए में अपना व्यवसाय चलाते हैं। कोटद्वार के पास पिलखेत में पैराग्लाइडिंग की ट्रायल के दौरान हुए हादसे के बाद एक दिन के लिए ट्रायल टाल दिया गया है। सतपुली में साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देशों के बाद इन दिनों बिलखेत में पैराग्लाइडिंग का ट्रायल किया जा रहा है। रविवार को ट्रायल के दौरान एक पैराग्लाइडर के 15 फीट की ऊंचाई से गिर जाने के बाद से उसके कंधे और कमर में गंभीर चोटें आई थी। घायल जो है उसका इलाज देहरादून में चल रहा है। के वक्त मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है जिससे मेरे को कुछ चोट आई है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह जी का और डीएम पौड़ी श्री धीरज गर्ब्याल का, जिन्होंने बहुत ही प्रॉम्प्टली एक हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त करके मेरे को सतपुली से जॉली ग्रांट हॉस्पिटल इवैक्यूएट कराया। पायलट्स हैं, उनको पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें घटित हो सकती हैं और उन रिस्कों का आकलन करने के बाद ही कोई आदमी एक पायलट के रूप में उभर के आता है। अल्मोड़ा जिले में गुलदार का आतंक तेजी से बढ़ रहा है। दनिया में गुलदार रात को बाजार में घूमते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया और इसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। इसके साथ ही आए दिन जिलों के अन्य क्षेत्रों में भी गुलदार दिखाई देने से लोग जो हैं वो डरे हुए हैं। देहरादून में सराफा व्यापारी से हुई लूट के मामले में जल्द खुलासे का दावा किया जा रहा है। पुलिस 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की मदद से
जो है तलाशी कर रही है और साथ ही 2 टीमें यूपी और दिल्ली भेजी गई हैं। अब खबर है कि इन टीमों को कई बार सुराग मिले हैं, जिससे कई बड़े सुराग मिले हैं। जल्द ही इन लुटेरों को पुलिस पकड़ सकती है। लुटेरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 8 टीमें बनाई हैं। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इस न्यूज